राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियां। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 4 में ही निकटतम जिला मुख्यालय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र आकांक्षी जिले सभी उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा मंच प्रदान करने के लिए और भर्ती में समानता समावेशिता के एक नए मानक स्थापित करने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय अगस्त 2020 में भर्ती एजेंसी एनआरए समूह बी अराजपत्रित पदों की रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त आत्मनिर्भर निकाय है। समूह बी राजपत्रित पद है जिन्हें यूपीएससी के परामर्श में छूट दी गई है और सरकार में समूह सी पद और समकक्ष पद एक एनआरए के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। उन उम्मीदवारों के सामने आने वाली कठिनाई को कम करना जिन्हें कई एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना पड़ता है, जहां समान पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक जिले में विशेष रूप से 117 इच्छुक जिलों में एक परीक्षा केंद्र स्थापित करके ग्रामीण उम्मीदवारों तक पहुंच में सुधार करना, उम्मीदवारों को टेस्ट शेड्यूल करने और अपनी पसंद का केंद्र चुनने में सुविधा प्रदान करना, रोजगार सृजन की सुविधा के लिए लंबे समय में सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन लागत साझा करने के आधार पर नियुक्ति के लिए साझा किया जा सकता है। उनके संगठन जैसे अब सूचना का अधिकार दिया गया, यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सशक्त बनाता है, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार का मुकाबला करता है, लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करता है। अधिनियम का उद्देश्य एक सूचित नागरिक बनाना है, शासन के साधनों का आवश्यक निगरानी रखना, सरकार को शासित के प्रति अधिक जवाबदेही बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगा। अधिनियम सभी नागरिकों को संविधान द्वारा और उसके तहत स्थापित या गठित स्वशासन के किसी भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था द्वारा धारित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है या संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा स्वामित्व नियंत्रित या पर्याप्त रूप में वित्त पोषित निकाय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित और गैर सरकारी संगठन भी सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अधिकार में कार्य करना, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों और अभिलेखों के नोट्स बनाना, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आयोजित या सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में रखी गई सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है। इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है जिसे किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। जानकारी की कुछ श्रेणियां हैं जिन्हें प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को स्वतः प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। कार्यालय के जन सूचना अधिकारी से केवल मांगी गई जानकारी और उसे पते का उल्लेख करते हुए अनुरोध करना जिस पर सूचना की आवश्यकता है। अनुरोध या तो डाक द्वारा भेजा जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है और ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। यदि आवेदक को 30 दिनों के भीतर जानकारी नहीं मिलती है या आवेदक उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिन के भीतर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। जो लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, अपील प्राधिकारी को अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील पर निर्णय लेना होता है। यदि आवेदक अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जैसे भी मामले हों के पास दूसरी अपील दायर कर सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालयों
वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि के संबंध में अपीलों पर विचार करता है। एक राज्य सूचना आयोग कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि से संबंधित अपीलों से संबंधित है। संबंधित राज्य सरकार के अधीन कुछ अब केंद्रीय सूचना आयोग आता है। यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग अधिनियम द्वारा बनाए गए एक उच्च अधिकार प्राप्त स्वतंत्र निकाय है। वे चूक करने वाले जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगा सकते हैं। व्यापक कानून सरकार शासन के लगभग सभी स्तरों को कवर करता है और न केवल संघ और इस राज्य और स्थानीय सरकारों को बल्कि सरकार अनुदान प्राप्तकर्ताओं पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के तहत सूचना तक पहुंच न्यूनतम छूट के साथ व्यापक है। सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकार के कामकाज में गोपनीयता को प्रचलित संस्कृति को खुलेपन और पारदर्शिता की संस्कृति में बदल दिया। राजभाषा क्या कहती है? अब यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में प्रावधान दिया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है। हिंदी को संघ की राजभाषा बोला गया है और ये आर्टिकल 343 के क्लॉज नंबर 1 में है। अब आर्टिकल 343 क्लॉज 2 भी संघ के आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने की तारीख से 15 साल यानी 25 जनवरी 1965 तक की अवधि के लिए जारी रखने का प्रावधान करता है। 25 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी उपयोग में जारी रही थी। संविधान की शुरुआत में अनुच्छेद 343 क्लॉज 3 ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया। अधिनियम धारा 3 क्लॉज 3 के तहत यह भी निर्धारित करता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग अनिवार्य रूप से कुछ निर्दिष्ट के लिए किया जाएगा। संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक, अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति जैसे उद्देश्य किसी सदन या संसद के सदनों समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट और आधिकारिक कागजात और अनुबंध समझौते, लाइसेंस, परमिट, निविदा नोटिस और निविदा के रूप में आदि। राजभाषा के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने, संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में गृह मंत्रालय के स्वायत्त विभाग के रूप में की गई। तब से यह विभाग संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रहा है। भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए, जैसे जिनमें शामिल है संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, उपकरण आदि आवश्यक हैं। 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 क्लॉज 1 के प्रावधानों के तहत राजभाषा नियम बनाए गए थे, जैसा कि 1967 में संशोधित किया गया था। नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। वे सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों पर लागू होते हैं जिनमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या ट्राइब्यूनल का कोई कार्यालय और तमिलनाडु को छोड़कर केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली निगम या कंपनी केंद्र सरकार के कार्यालय से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, अंडमान के केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र के लिए किसी भी व्यक्ति को संचार और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली हिंदी में होंगे। क्षेत्र बी में केंद्र सरकार के कार्यालय में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को संचार पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली आमतौर पर हिंदी में होंगे। यदि उनमें से किसी को भी अंग्रेजी में कोई संचार जारी किया जाता है तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी होना चाहिए। केंद्र सरकार के अधिकारी से क्षेत्र सी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या किसी भी कार्यालय केंद्र सरकार का कार्यालय नहीं होने के कारण या ऐसे राज्य के व्यक्ति से संचार अंग्रेजी में होगा। क्षेत्र सी में केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्र ए या क्षेत्र बी या किसी भी कार्यालय या ऐसे राज्य के व्यक्तियों के बीच संचार या तो हो सकता है हिंदी और अंग्रेजी में। अब इसमें एक वेबसाइट लिंक दिया गया है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस लिंक पर मिल जाएगी।
राजभाषा नीति और राजभाषा की विशेषताएं। केंद्र सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल कोड और अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य हिंदी अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाने की आवश्यकता है। सभी प्रपत्र हैं, रजिस्टरों के शीर्षक हैं, नेम प्लेट है, नोटिस बोर्ड है, स्टेशनरी के विभिन्न सामान आदि भी हिंदी और अंग्रेजी में होनी चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम की धारा 3 क्लॉज 3 में निर्दिष्ट दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए हैं और प्रत्येक केंद्र सरकार के कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुख को यह सुनिश्चित करना चाहिए। अधिनियम के प्रावधान नियम 12 के तहत जारी नियमों और निर्देशों का ठीक से पालन किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त और प्रभावी जांच बिंदु तैयार किए जाएंगे। वार्षिक कार्यक्रम कहता है यहाँ पे राजभाषा संकल्प से रिलेटेड वार्षिक कार्यक्रम है। ये राजभाषा संकल्प 1968 के अनुपालन में राजभाषा विभाग द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों के प्रारंभिक पत्राचार, हिंदी में पत्रों का हिंदी में उत्तर, भर्ती के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किया जाना, हिंदी टाइपिस्ट और स्टेनो वेबसाइट, हिंदी सलाहकार समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के निरीक्षण और बैठकें, पुस्तकालयों के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद, उक्त लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों के संबंध में केंद्र सरकार के कार्यालय द्वारा एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। एक वार्षिक इन रिपोर्टों के आधार पर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है और इसकी प्रतियां राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों को अंकित की जाती हैं। समितियां केंद्रीय हिंदी समिति का गठन 1967 में किया गया था और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में यह सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है जो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार और प्रगतिशील उपयोग के लिए दिशा निर्देश देता है। राजभाषा पर संसद की समिति का गठन 1967 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की आवधिक समीक्षा करने और राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। पुरस्कार योजना यहाँ पे दी गई है। अब संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से उत्कृष्ट उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए विभाग के पास राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना है। राजभाषा गौरव हिंदी पुस्तक लेखन योजना के तहत केंद्र सरकार के कार्य, सेवानिवृत्त कर्मचारी, बैंक, वित्तीय संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय हिंदी में मूल पुस्तकें लेखन के लिए नकद पुरस्कार, शील्ड, प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। जोनल स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक और केंद्र सरकार के वित्तीय संस्थानों को संघ की राजभाषा नीति को लागू करने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अंतर्राज्य परिषद है यहाँ पर। अंतर्राज्य परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 में गिवन है। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 263 में है। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी। अंतर्राज्य परिषद एक सिफारिश निकाय है और इस तरह की जांच और चर्चा के कर्तव्यों को सौंपा गया है, जिसमें कुछ या सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों और एक या अधिक राज्यों में है। एक सामान्य हित उस विषय के संबंध में नीति कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए यह राज्यों के सामान्य हितों के ऐसे मामलों पर भी विचार करता है जिन्हें अध्यक्ष द्वारा परिषद को भेजा जा सकता है। प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। विधानसभाओं वाले सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री परिषद, कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री, परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद के सदस्य यहाँ पर होते हैं। अंतर्राज्य परिषद में प्रधानमंत्री पद के अध्यक्ष होते हैं। विधानसभाओं के सभी मंत्री यहाँ रहते हैं। कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री भी रहते हैं और परिषद के ये सदस्य हैं। अब आती है यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद में यहाँ पर 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत की गई है। 1956 के भाग 3 के तहत की गई। राष्ट्रीय एकीकरण, तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्तियों के विकास को रोकना,
केंद्र और राज्यों को सहयोग करने और विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाना, विकास परियोजना के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग का माहौल स्थापित करना, क्षेत्रीय परिषदों की संरचना, क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, परिषद पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि। क्षेत्रीय परिषद में पूर्व क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद और सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली है। दमन और दीव की परिषद है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल परिषद, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में क्षेत्रीय परिषदों की संगठनात्मक संरचना। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री उपाध्यक्ष का कार्यालय संबंधित क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वार्षिक रोटेशन द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय धारण करता है और ये 1 वर्ष के लिए ही कार्यालय को धारण करते हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य के 2 अन्य मंत्री भी प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। सदस्य राज्य के मुख्य सचिव वार्षिक रोटेशन द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं और एक अन्य अधिकारी विकास आयुक्त और वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार के रूप में प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग द्वारा नामित एक अधिकारी है। राज्य हैं, राज्यों में राज्य सरकार की प्रणाली संघ के समान ही है। जैसे कार्यकारी जो होगा वहाँ पे वो राज्यपाल के हाथ में होती है। कार्यकारी यहाँ पे राज्यपाल है। राज्य की कार्यकारिणी में राज्यपाल और मंत्री परिषद होती है जिसका मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं। केवल भारतीय नागरिक जिसकी 35 वर्ष की आयु हो वह मुख्यमंत्री यहाँ पे बनने के लिए पात्र होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल बनने के यहाँ पे निहित होता है। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद राज्यपाल के उसके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देती है, सिवाय इसके कि वह अपने कार्य या उनमें से किसी को भी अपने विवेक से करने के लिए संविधान के तहत या उसके तहत आवश्यक है। नागालैंड के संबंध में अगर देखें तो राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत विशेष जिम्मेदारी है और भले ही उसके लिए कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों में मंत्री परिषद से परामर्श की आवश्यक हो, वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता है। की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जैसे अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले लो। राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में संविधान अनुच्छेद 371H के तहत विशेष जिम्मेदारी है। राज्यपाल मंत्री परिषद से परामर्श करने के बाद की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करेगा। हालांकि ये अस्थायी प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल में से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो जाता है कि अब राज्यपाल के लिए कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी की आवश्यकता नहीं है, तो वह एक आदेश द्वारा ऐसा निर्देश दे सकता है। इसी तरह छठी अनुसूची में उसी अनुसूची के पैरा 20 में निर्दिष्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है। जिला परिषद और राज्य सरकार के बीच रॉयल्टी और के बंटवारे से संबंधित मामलों में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी जाती हैं। छठी अनुसूची दिसंबर 1998 से मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को उनके लगभग सभी कार्यों में परिषद द्वारा आदिवासियों द्वारा कार्य और धन उधार देने के लिए नियमों को मंजूरी देने के लिए अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है। सिक्किम में राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की शांति, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए जिम्मेदार हैं। सभी राज्यपाल किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जैसे संवैधानिक कार्यों का निर्वहन करते हुए या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं या समय पर विधायिका द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति से संबंधित मामलों के संबंध में अपने निर्णय का प्रयोग करते हैं। अब मंत्रिमंडल क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधायिका होती है
जिसमें राज्यपाल और एक सदन या दो सदन होते हैं। जैसा भी मामला हो, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में दो सदन हैं जिन्हें विधान परिषद और विधानसभा के नाम से जाना जाता है, जबकि अन्य राज्यों में केवल एक ही सदन है जिसे विधानसभा के रूप में जाना जाता है। संसद कानून द्वारा मौजूदा विधान परिषद को समाप्त करने या अस्तित्व में नहीं है के निर्माण के लिए प्रदान कर सकती है यदि कोई प्रस्ताव संबंधित विधानसभा द्वारा समर्थित है। विधान परिषद कहती है यहाँ पर किसी भी राज्य की विधान परिषद राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई से अधिक नहीं होती और किसी भी स्थिति में 40 से कम सदस्य भी विधान परिषद में नहीं होते हैं। विधानसभा किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं होते और ये 40 से कम भी नहीं होते हैं। परिषद लगभग एक तिहाई सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। एक तिहाई राज्य में नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्य से मिलकर मतदाताओं द्वारा एक 12वें द्वारा चुने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 3 वर्षों से राज्य के भीतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा में लगे हुए हैं, माध्यमिक विद्यालय में कम स्तर के नहीं हैं और 3 साल से अधिक पंजीकृत हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पे चुना जाता है विधान परिषद में। कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं जो उन्हें की साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा विधान परिषदें भंग नहीं होती हैं, लेकिन उनके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधानसभा कहती है किसी राज्य की अपनी विधानसभा होगी जिसमें 500 से अधिक सदस्य होते हैं, 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। सिक्किम की विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 371 F के तहत 32 सदस्य हैं। सिक्किम की विधानसभा आर्टिकल 371 F में आती है और उसमें 32 सदस्य होते हैं। राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात यहाँ तक संभव हो पूरे राज्य में समान हो। एक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है जब तक कि इसे भंग नहीं किया जाता। शक्तियाँ और कार्य क्या कहते हैं? अब इनके शक्ति और कार्य में है कि संविधान की 7वीं अनुसूची सेकंड में वर्णित विषयों पर राज्य विधायिका के पास में विशेष शक्तियां हैं। सूची 3 में वर्णित विषयों पर समवर्ती शक्तियां हैं। विधायिका की वित्तीय शक्तियों में राज्य सरकार द्वारा सभी व्यय, कराधान और उधार का प्राधिकरण शामिल है। केवल विधानसभा के पास धन विधेयकों को उत्पन्न करने की शक्ति है, यानी कि विधानसभा धन विधेयकों को उत्पन्न करने की शक्ति रखती है। विधानसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों की अवधि के भीतर ही विधान परिषद केवल आवश्यक परिवर्तनों के संबंध में सिफारिशें कर सकती है। विधानसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। विधेयक क्या कहते हैं अब यहाँ पर? विधेयक का आरक्षण किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के प्रसार विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण में उच्च न्यायालयों की शक्तियों और स्थिति को प्रभावित करने वाले उपाय और अंतर राज्य नदी या नदी घाटी विकास परियोजनाओं में पानी या बिजली के भंडारण, वितरण और बिक्री पर कर लगाने जैसे विषयों से संबंधित विधेयक अनिवार्य रूप से आरक्षित होने चाहिए। अंतर राज्य व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। कार्यकारी यहाँ पे ये कहती है इनकी कि राज्य विधानसभा पर नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, सामान्य शक्ति का प्रयोग करने के अलावा कार्यपालिका के दिन प्रतिदिन के कामकाज पर नजर रखने के लिए सभी सामान्य संसदीय उपकरणों जैसे प्रश्न करना, चर्चा करना, बहस करना, स्थगन करना, अविश्वास प्रस्ताव और संकल्प का उपयोग करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधायिका द्वारा स्वीकृत अनुदानों को उचित उपयोग किया जाता है। अनुमानों और सार्वजनिक खातों पर उनकी समितियां भी हैं। केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ शासित प्रदेश क्या कहता है इसमें? इनका कहना है कि प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उस हद तक कार्य करता है जैसा वह उचित समझता है
उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के प्रशासकों के उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। पंजाब के राज्यपाल एक साथ चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। पंजाब के राज्यपाल एक साथ चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। लक्षद्वीप का एक अलग प्रशासक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में प्रत्येक हैं। ये पुडुचेरी में प्रत्येक में एक विधानसभा और मंत्री परिषद है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में आती है। उल्लेखित मामलों के संबंध में कानून बना सकती है। जहां तक ये मामले केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में लागू होते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के पास भी ये शक्तियां हैं। अपवादों के साथ ही सूची की प्रविष्टियां 1, 2, 18 विधानसभा की विधायी क्षमता के भीतर नहीं है। हालांकि कुछ श्रेणियों के बिलों को विधान सभा में पेश करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कुछ बिल स्थानीय सरकार, नगर पालिकाओं जैसे नगर निकायों में एक लंबा इतिहास रहा है। एक पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में, बाद में 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत के संविधान ने संसद और राज्य विधानसभाओं में लोकतंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए हैं। हालांकि संविधान ने शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को स्पष्ट संवैधानिक दायित्व नहीं बनाया है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्राम पंचायतों को संदर्भित करते हैं। वहाँ नहीं, राज्य सूची की प्रविष्टि में 5 निहित अस्पष्टता को जोड़कर नगर पालिकाओं के लिए विशिष्ट संदर्भ है, जो स्थानीय स्वशासन के विषय में राज्यों को जिम्मेदारी के रूप में रखता है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करने के लिए स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में निकायों के कामकाज को मजबूत करने में मदद करने के लिए संसद ने नगर पालिकाओं को से संबंधित संविधान यानी 74वां संविधान अधिनियम 1992, जिसे नगर पालिका अधिनियम के रूप में जाना जाता है, अधिनियमित किया। 1992 में यह, जिसे नगर पालिका अधिनियम के रूप में जाना जाता है, अधिनियमित किया। 1992 में से 1993 में लागू हुआ। फिर नगर पालिकाओं से संबंधित एक नया भाग 9A अन्य बातों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र से में संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिए 3 प्रकार की नगर पालिकाओं यानी नगर पंचायतों के गठन के लिए जोड़ा गया। शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, नगर पालिकाओं की निश्चित अवधि राहत, चुनाव आयोग, ये सब यहाँ पे किया गया है, आयोग स्थापित किया गया। पंचायतें हैं यहाँ पर, पंचायतों में संविधान का अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थापित करता है, में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। पंचायतों से संबंधित एक नया भाग 9 संविधान में अन्य बातों के अलावा एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा प्रदान करने के लिए डाला गया था। ग्राम और अन्य स्तर या स्तरों पर पंचायतों का गठन, ग्राम और मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच पंचायतों की सभी सीटों यदि कोई हो, और ऐसे स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों की सदस्यता, और प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायतों के लिए 5 साल का कार्यकाल तय करना और किसी भी पंचायत के अधिग्रहण की स्थिति में 6 महीने की अवधि के भीतर चुनाव कराना। चुनाव आयोग यहाँ पे कहता है, भारत के चुनाव आयोग यानी कि CEC का ECE इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग 1950 में बनकर के तैयार हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1950 में ये बना है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और एक स्थायी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो संसद और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के लिए चुनाव के संचालन की पूरी प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों और जिम्मेदारी के साथ निहित है। संविधान के तहत आयोजित चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। आम चुनाव और उपचुनाव दोनों यह मतदाता सूची तैयार करता है।
रखता है और समय समय पर अद्यतन करता है। उम्मीदवारों के नामांकन की निगरानी करता है, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, उम्मीदवारों के वित्त पोषण और व्यय सहित चुनाव अभियान की निगरानी करता है। यह मीडिया द्वारा चुनाव प्रक्रिया के कवरेज की सुविधा भी प्रदान करता है। मतदाता शिक्षा और जागरूकता के उपाय करता है, मतदाता केंद्र बूथों का आयोजन करता है जहां मतदान होता है और मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा की देख रेख करता है। ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान करता है और हाल में पायलट आधार पर वीवीपीएटी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑर्डर ट्रेल पेश किया जाता है। चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के पूरक हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 प्रमुख कानून हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सभी राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग के साथ अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में निर्धारित प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है। यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। राज्य स्तर पर चुनाव कार्य की निगरानी आयोग के समग्र नियंत्रण के अधीन राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। ऐसे आयोग द्वारा राज्य सरकार के वरिष्ठ सिविल सेवकों में से चयन द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में जिला और उपमंडल स्तरों पर क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट, उपयुक्त कलेक्टरों, उपमंडल मजिस्ट्रेटों, राजस्व मंडल अधिकारियों, तहसीलदारों आदि द्वारा चलाया जाता है। चुनाव आयोग इन राज्य सरकार के अधिकारियों को चुनाव कार्य के लिए उपयोग करता है जो उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी आदि के रूप में पदनामित करके तथापि वे आयोग के लिए कमोबेश पूर्णकालिक आधार पर उपलब्ध रहते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के लिए सीखने, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार का एक उन्नत संसाधन केंद्र इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट लॉन्च किया। संस्थान वर्तमान में नई दिल्ली से कार्य करता है। ईसीआई के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए और विदेशों से प्रतिभागियों के लिए भी संस्थान में पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यहाँ पे किए जाते हैं। अन्य देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ अपनी विशेषता और अनुभव को तेजी से साझा कर रहा है। द्विपक्षीय अनुरोधों और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के आधार पर चुनावी सहायता प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यूएनडीपी अंतर्राष्ट्रीय आइडिया और आईएफईएस के साथ समझौता ज्ञापन के अलावा ईसीआई के 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापन है। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है www.eci.gov.in। यहाँ पर जाकर के बाकी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है। यानी कि मंत्रालय विभागों की सूची समय समय पर संशोधित और कैबिनेट सचिवालय पर उपलब्ध कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत दी गई जानकारी पर आधारित है। यहाँ पर हो जाता है चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट।